दोस्तों, टोबी नाम की मूवी याद है? वही राज बी शेट्टी वाली। उस मूवी ने मुझे इनका फैन बना दिया है और फिलहाल मुझे पता चला कि इनकी एक और मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, तो मैंने फौरन उसको ढूंढना शुरू कर दिया। और दोस्तों, सच में क्या मूवी है, एकदम यूनिक स्टोरी। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। अब भाई पिक्चर की क्वालिटी पर मत जाना, क्योंकि ये एकदम फ्रेश रिलीज है। और बात यह है कि स्टोरी की वजह से मैं इसको एक्सप्लेन करने से खुद को रोक नहीं पा रहा, इसलिए आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इसके बदले में मुझे आपसे सिर्फ लाइक्स और हाइप की उम्मीद है। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बाकी आगे आपके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें विनय नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अब हम देखते हैं कि विनय रोज की तरह घर से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। तभी किसी सिग्नल के पास आने पर उसको एक फ्रेंड उसे कॉल करता है। अरे यार, तुम कहाँ पर हो? ये HR हमारे बारे में बार बार पूछ रहा है। मैं अब और ज्यादा देर तक झूठ बोल नहीं पाऊंगा। तो ये सुनकर विनय कहता है कि बस 10 मिनट दो, मैं इतनी देर में आ जाऊंगा। फिर सिग्नल लाइट ग्रीन होने के बाद जब विनय वहां से आगे जाने लगता है, तो इस बीच उसका फ्रेंड दोबारा इसको कॉल करने लगता है। इसलिए जब विनय फिर से फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ने लगता है, तो उसी वक्त इसकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ जाता है, जो इसकी बाइक से टकरा जाता है और वहीं पर मारा जाता है। लेकिन इससे पहले कि विनय कुछ सोच पाता, इतने में एक ट्रक आकर विनय से टकरा जाता है। उस टक्कर से विनय बहुत ही दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद उसका काफी खून बहता है और साथ ही चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पर तभी अचानक विनय घबराकर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि ये तो सिर्फ उसका एक सपना था। लेकिन इस सपने के बाद भी विनय को बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि एक तो उसने ऐसा सपना कभी भी देखा नहीं था, और देखा भी था तो उसने कभी उसको इतना अच्छे से फील नहीं किया था। अब विनय की बात करें तो उसके घर में वो और उसकी माँ ही रहते हैं। फिर उसकी माँ उसको कॉफी देते हुए कहती है कि आज तुम इतना लेट क्यों जागे हो, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? पर विनय अभी भी उस सपने के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए वो ये सोचकर डरने लगता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट सच में ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ का क्या होगा? फिर जब इसी बीच वो कॉफी पीते हुए आज ऑफिस न जाने के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे अपने घर के आंगन से किसी का शोर सुनाई देता है। वहां जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि पड़ोस के सभी लोग उसके घर में हैं, जबकि उसकी माँ किसी की लाश के पास बैठकर जोर जोर से रो रही है। ये देखकर वो घबरा जाता है और जैसे ही उस लाश को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लाश उसी की थी। पर जैसे ही वो पैनिक होता है, वैसे ही सब एकदम से गायब हो जाते हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यानी वो सपना इसके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि इसे हर सूरत में अपनी जान खतरे में नजर आने लगती है। पर ये चीज अब विनय भी समझ जाता है कि वो इस सपने के बारे में बार बार सोचकर बेवजह परेशान हो रहा है। इससे अच्छा तो ये होगा कि ऑफिस चला जाए, ताकि उसका मन बट जाए और ऐसे ख्याल ना आए। इसलिए अब नहा धोकर तैयार होने के बाद वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे ऐसे बुरे ख्वाबों से बचाओ, पता नहीं कौन सी बला मेरे पीछे पड़ गई है। और इस तरह से आखिर में तैयार होकर वो अपनी बाइक से ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो किसी सिग्नल के पास आकर रुकता है, तो उसमें 45 सेकेंड्स रिमेनिंग होते हैं, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। इतना ही नहीं, थोड़ी देर में उसका फ्रेंड उसे कॉल करने लगता है और ठीक वही चीज बोलता है जो उसने सपने में बोली थी। अब विनय कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और तभी वहां पर कुछ ट्रांसजेंडर्स भी आ जाते हैं। अब उन्हें देखकर तो विनय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो इन सब चीजों को अपनी इमेजिनेशन समझ रहा था। लेकिन अब जाकर उसे एहसास होता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कि उसने सपने में देखा था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इतने में उसकी बाइक से टकराकर वो कुत्ता भी मारा जाता है। ये देखते ही विनय समझ जाता है कि अब अगला नंबर मेरा है, यानी सपने के हिसाब से अब मैं मर जाऊंगा और कोई ट्रक वाला आकर मुझे मारेगा। इसलिए अब वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे अपनी बाइक को आगे बढ़ा देता है, ताकि कोई ट्रक आसपास हो तो उससे बचकर वो निकल सके। पर हैरानी की बात ये थी कि उसे हर व्हीकल आता हुआ दिखता है, लेकिन कोई भी ट्रक वहां पर मौजूद नहीं होता। हालांकि विनय अब भी घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है, वैसे ही उसकी घबराहट काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि सपने में और अभी तक जो कुछ हुआ उसमें ऐसे ही कुछ इत्तेफाक होगा, या फिर वो डेजावू टाइप का एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जिसमें लोगों को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं या देख रहे हैं, वैसा ही कुछ वो पहले भी कर चुके हैं या देख चुके हैं। अब लिफ्ट में आने के बाद विनय सोचने लगता है कि आखिरकार एक इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या होता होगा। अब यही चीजें जानने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होने लगती है।
इसलिए वो फौरन अपने सिस्टम पर आकर कुछ वेबसाइट्स को सर्च करने लगता है। इसी दरमियान उसको गरुड़ पुराण नाम की एक वेबसाइट नजर आती है, जिस पर लिखा था कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होगा। वो सारी चीजें गरुड़ पुराण में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। इसलिए अब विनय उस लिंक पर क्लिक करके कुछ वीडियोस देखने लगता है। तो वो देखता है कि इंसान के मरने के कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है। फिर उस आत्मा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। इसलिए अब वो अपने शरीर को देखकर बहुत ही रोने लगती है। साथ ही वो दोबारा अपने शरीर में जाने की कोशिश करने लगती है, कभी नाक के जरिए से, कभी कान के जरिए से और कभी आंख के जरिए से। लेकिन जितना भी ट्राई करे वो आत्मा नाकामयाब ही रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद यमलोक से 2 यमदूत आकर उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। और जब वो उस आत्मा को यमराज के सामने लाते हैं तो यमराज उससे कहते हैं कि इस आत्मा को पहले यमलोक की सैर करवाओ और उसके बाद मेरे पास दोबारा लेकर आओ। अब विनय जब इन वीडियोस में पूरी तरह से बिजी होता है, तभी उसी वक्त विनय को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऑफिस के बाहर 2 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ये पता चलते ही जब विनय उन 2 लोगों के पास जाता है तो वो लोग विनय के साथ मारपीट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने सड़क पर एक कुत्ते की जान ली है और अब ऑफिस आकर वीडियोस देखते हुए काम करने का ड्रामा कर रहे हो। तुमने उस कुत्ते को पलटकर देखा तक नहीं, कैसे आदमी हो तुम। विनय उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उस सपने के बारे में बताने ही वाला होता है, पर तभी वो लोग उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं, चलो हमारे भाई के पास, क्योंकि वही तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। और इस तरह से वो लोग विनय को रायप्पा नाम के एक आदमी के पास ले आते हैं। असल में जिस कुत्ते को विनय ने गलती से मारा था वो कुत्ता इसी रायप्पा का ही होता है। साथ ही वो एक फीमेल डॉग होती है जो रायप्पा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। इस तरह अब रायप्पा विनय को बहुत मारता है कि तुमने मेरी जान को ही मार दिया। हालांकि विनय उसे भी समझाने लगता है कि सर, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो सब गलती से हो गया और मैंने इसे टक्कर नहीं मारी, बल्कि ये खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गई। लेकिन रायप्पा उसकी एक भी नहीं सुनता और उससे कहता है कि मैं तुमको 45 दिन का टाइम देता हूँ और 45 दिन पूरे होने के बाद मैं तुमको मार दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरी रोजी को मारा था। इस तरह अब वो विनय को अल्टीमेटम देकर छोड़ देता है, जबकि विनय इस सब से इतना डर जाता है कि वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर से कहता है कि सर, एक आदमी ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे 45 दिनों के बाद मार देगा। सर, मैंने उसके कुत्ते को नहीं मारा, बल्कि वो ही मेरी गाड़ी के सामने अचानक से आ गया, जिससे टकराकर उसकी जान चली गई। पर अब उस कुत्ते के मालिक का कहना है कि वो मुझे इसके बदले में 45 दिन में मार देगा। ये सुनकर खुद इंस्पेक्टर भी शॉक में रह जाता है और कहता है कि क्या इस कुत्ते के मरने की वजह से वो आदमी तुमको मार देगा? अभी उसको देखता हूँ। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर विनय के साथ 2 पुलिस वालों को भेजता है जो देखकर आ सके कि आखिर विनय को किसने धमकी दी है। तो इस तरह से अब विनय उन 2 कांस्टेबल्स के साथ वहाँ पर आता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। अब ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था, बल्कि वहाँ वो बिल्डिंग तक नहीं थी, इवन एक जानवर और पक्षी तक नहीं था। जबकि पिछली बार जब वो यहाँ पर आया था तो उस आदमी का पूरा तबेला था और उसके अंदर भैंसे भी थी। अब वो दोनों कांस्टेबल उससे पूछते हैं, हाँ भाई बताओ कौन था वो, कहाँ है वो, और तुमने इस वीराने में गाड़ी क्यों रुकवाई है? ये सुनकर विनय कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अब भी वहाँ पर किसी के ना होने की वजह से एकदम शॉक में था। लेकिन उसकी चुप्पी देखकर वो कांस्टेबल समझ जाते हैं कि इससे कोई गलत फहमी हुई थी या फिर ये नशा करके पुलिस को पागल बनाने में लगा था और बेफिजूली में हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। यही सोचकर वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, जबकि विनय अब भी खड़ा खड़ा अपना सर ही खुजा रहा होता है कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। खैर, अब वो वापस घर आता है तो फिर से उसे उसी वीडियो का ख्याल आता है, जिसके बाद वो दोबारा अपने लैपटॉप में वही डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यू करने लगता है। वो आगे देखता है कि यमलोक का चक्कर लगाने के बाद आत्मा दोबारा धरती पर आती है और अपनी जलती हुई चिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब बॉडी ही नहीं रही तो उसकी ये इच्छा भी खत्म हो जाती है। अब इसी बीच अचानक विनय की माँ विनय को बुलाने लगती है और जब विनय भागता हुआ बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बाइक जल रही है, यानी किसी ने उसकी बाइक को आग लगा दी है। ये देखकर विनय को वही डॉक्यूमेंट्री याद आने लगती है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से आत्मा अपने शरीर को जलता हुआ देखती है, ठीक जैसे वो अपनी बाइक को जलते हुए देख रहा है। अब इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ और सोच पाता, तभी उस जगह पर रायप्पा भी आ जाता है, जो उससे कहता है कि मेरी रोजी को इसी बाइक से कुचल दिया था ना तुमने, इसीलिए मैंने इस बाइक को ही जला दिया। और याद रखना, पूरे 45 दिन के बाद तुम्हारी चिता भी ठीक ऐसे ही जलेगी। तभी थोड़ी देर बाद विनय की जीएफ मेघना विनय को कॉल करती है और कहती है कि आज क्या हुआ है तुमको, सुबह से मुझे कॉल तक नहीं किया। तो विनय उससे कहता है कि मेघना, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और वो भी एक ऐसी गलती जिसमें मैं पूरी तरह से कसूरवार नहीं हूँ।
जिस पर मेघना कहती है कि ठीक है, परेशान मत हो, कल बैठकर बात करते हैं। इस तरह वो दूसरे दिन मेघना से मुलाकात करके वही सब चीजें उसे बताने लगता है जो कुछ इसके साथ हुआ था। आगे वो ये भी कहता है कि कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, ऊपर से मैं खुद भी काफी कंफ्यूज हूँ, एक तो उस सपने से और दूसरा उस रायप्पा से। ये सुनकर मेघना उसे समझाती है कि अरे विनय, कोई यकीन करे या ना करे, मैं तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर प्रॉब्लम आई है तो इसका हल भी ढूंढते हैं। वो आगे कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और उसका नाम है मुत्तू मामा। तो इस तरह से वो मुत्तू को कॉल करके उससे मिलने का अपॉइंटमेंट ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेघना विनय को लेकर उस मुत्तू मामा के पास आ जाती है। अब सच में इस मुत्तू के पास काफी सारे लोग होते हैं, वो भी बहुत ही खतरनाक और हथियारों के साथ। फिर मेघना के कहने पर विनय मुत्तू के पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि रायप्पा नाम का एक आदमी मुझे मारना चाहता है और उसने मुझे 45 दिन का टाइम दिया है, जबकि बात इतनी सी है कि मेरी बाइक से गलती से टकराकर उसका कुत्ता मारा गया। अब ये सुनकर खुद मुत्तू भी शॉक हो जाता है कि क्या उस रायप्पा ने तुमको 45 दिन का टाइम दिया है? अगर उसने ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि वो अपने काम को पूरा करके ही रहेगा। फिर मेघना उससे पूछती है कि मामा, क्या आप पहले से ही उस रायप्पा को जानते हो? तो मुत्तू अब उन दोनों को जो हुआ वो बताने लगता है। असल में कुछ दिन पहले उस रायप्पा ने इस मुत्तू के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में कुछ डील हुई थी और उस डील के हिसाब से रायप्पा ने आखिर में वो बंदरगाह ले लिया था। लेकिन मुत्तू इससे खुश नहीं था और वो उस बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए एक दिन मुत्तू अपने कुछ आदमियों के साथ रायप्पा के पास आता है और इन्हीं बातों के बीच अचानक रायप्पा अपनी गन लेकर उस मुत्तू के आदमी को गोली मार देता है, क्योंकि उस आदमी के पास एक हिडन वेपन था। अब ये देखकर बाकी आदमी भी अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालने लगते हैं और यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि रायप्पा के कुत्ते ने ही इस चीज को पहले से भांप लिया था कि इन लोगों के पास वेपन्स हैं और वो लोग रायप्पा को मारने आए हैं। इसलिए आखिर में रायप्पा मुत्तू से कहता है कि हम दोनों काला धंधा करते हैं, लेकिन मुत्तू, तुमने इसमें भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। तुमने आज मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुमसे इस गद्दारी का बदला लूं। इस तरह रायप्पा उससे कहता है कि अब मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक कि मैं तुम्हें मार नहीं देता। इसलिए अब 45 दिन और जी लो मुत्तू, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। अब प्रेजेंट में ये सब सुनने के बाद मेघना और विनय भी शॉक में रह जाते हैं कि ठीक वही धमकी मुत्तू को भी मिली है। अब विनय उससे डरते हुए पूछता है कि अभी आपके पास और कितने दिन बाकी हैं? तो मुत्तू उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो 45 दिन हैं, लेकिन मेरे 45 दिन आज ही पूरे हुए हैं, इसलिए वो किसी भी वक्त आता ही होगा। अब मैं उससे बच नहीं सकता, आज ही लास्ट दिन है। अब उसका ऐसा कहना ही था कि उसी वक्त कोई स्निपिंग राइफल से मुत्तू को निशाना बनाकर उसकी जान ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि ये निशाना किसी और ने नहीं बल्कि रायप्पा ने ही लगाया था। अब मुत्तू की मौत को देखकर विनय और मेघना वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि इनके पास जो ऑप्शन था वो आदमी अब खुद भी मर चुका है। खैर, इसके बाद विनय मेघना को लेकर अपने घर आता है। असल में मेघना अक्सर इसकी माँ और इससे मिलने घर पर आती जाती रहती थी। अब इसी बीच विनय को अपनी मौत के बारे में सोच सोच कर वापस से गरुड़ पुराण की याद आती है, जो पिछली बार अधूरा छूट गया था। इसलिए अब वो दोबारा से अपना लैपटॉप ओपन करके वही गरुड़ पुराण की डॉक्यूमेंट्री कंटिन्यू करने लगता है। वो देखता है कि शरीर के मरने के बाद आत्मा आसमान में जाकर एक नया शरीर बनाने लगती है, जिसकी शुरुआत एक छोटे कण से होती है, जिससे धीरे धीरे उस नए शरीर का दिमाग बनता है। फिर उस दिमाग से पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। उसके बाद बाकी शरीर, मसल्स, हड्डियां बनती हैं, जिसके बाद उनमें सेंसेस भी आने लगते हैं, जैसे देखना, सुनना, महसूस करना। दूसरी तरफ इसी बीच उस मरने वाले आदमी के घर वाले इन दिनों में पूजा अर्चना और शांति पाठ करते रहते हैं, जिस वजह से नया शरीर अच्छे से फॉर्म होने लगता है। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रायप्पा अपने डॉगी को याद करके बहुत इमोशनल होने लगता है कि किस तरह से उसने उस डॉगी को उसके बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। दूसरी तरफ बेचारा विनय अपने दिनों को गिनते रहता है कि धीरे धीरे इसके मरने का दिन पास आ रहा है। अब आज ऑफिस के लिए विनय एक कैब बुक करता है, क्योंकि इसकी बाइक तो अब जल चुकी थी। तो इसी रास्ते के दरमियान में विनय दोबारा से वही डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है, जहां वो देखता है कि 11 दिनों के बाद उस आत्मा के पास शरीर आने पर 2 यमदूत उसे कांटों के रास्ते पर छोड़ देते हैं और फिर उन्हीं कांटों के रास्ते से घसीटते हुए वो उसको दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं। असल में ये शरीर आत्मा को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपने किए पापों को महसूस कर सके और उसे उसके कर्मों के हिसाब से सजा दी जा सके, क्योंकि पुराणों के हिसाब से आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, चाहे उसके साथ कुछ भी किया जाए।
खैर, अब यही चीज जब विनय देख रहा था कि वो आत्मा कैसे टूटे कांच के टुकड़े पर घिसट रही थी कि तभी अचानक रियल लाइफ में कोई इसकी कैब पर हमला कर देता है, जिससे कैब का शीशा टूटकर उसमें लगे कांच के टुकड़े विनय को जख्मी कर देते हैं। तभी विनय देखता है कि ये तो रायप्पा ही था और अब वो विनय के बैग को लेकर चेक करने लगता है तो उसमें उसका वही लैपटॉप होता है। अब उस लैपटॉप में वही डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, इसलिए उसे देखकर रायप्पा विनय से कहता है कि अच्छा, तो तुमने अभी से मान लिया है कि तुम मरने वाले हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम्हें मरने में कम तकलीफ होगी। और वैसे भी अब बस 15 दिन बाकी हैं, इसलिए मरने के बाद क्या होगा वो 15 दिन के बाद लाइव देख लेना। तो इस तरह से वो उसको दोबारा वार्निंग देकर छोड़ देता है। इसके बाद विनय भागते भागते अपने फ्रेंड्स के रूम पर आ जाता है, जहाँ इसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि अरे यार तुम्हें क्या हुआ, किससे बचकर भाग रहे हो। तो अब विनय अपने फ्रेंड्स को जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। अब इसके फ्रेंड्स भी इसकी बातों पर हंसने लगते हैं कि क्या बात कर रहा है यार, सिर्फ एक कुत्ते के लिए वो बंदा तुम्हें मारना चाहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन विनय उन्हें समझाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक और ऐसे ही आदमी को मार चुका है जो खुद एक जाना माना गुंडा हुआ करता था। तो ये सुनकर उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि वो आदमी तुमको मारे उससे पहले हम ही उसको मार देंगे, तुम फिक्र मत करो, हम सही तरीके से प्लानिंग करेंगे और आखिर में उस रायप्पा का खात्मा कर देंगे। वो आगे कहता है कि इस सब में हम अल्ताफ भाई की मदद लेंगे, जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ। वो स्केच बनाने में बहुत माहिर हैं, इसलिए तुम बस अपनी प्रॉब्लम उनको बता दो, बाद में वो खुद सब देख लेंगे। इसके बाद विनय और उसके दो फ्रेंड्स उस अल्ताफ भाई के पास जाते हैं। यहाँ अल्ताफ विनय से पूछता है कि इस सुपारी के लिए तुम कितना पैसा दोगे। तो विनय कहता है कि अरे भाई पहले जान बचा दो, तुम जितना मांगोगे उतना दे दूंगा। अब यहाँ पर अल्ताफ भी उस रायप्पा का मजाक उड़ाने लगता है कि वो बंदा भी बहुत अजीब है, एक कुत्ते के लिए तुमको मारना चाहता है। चलो जो भी है, उससे पहले हम ही उसको मार देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि अल्ताफ के एरिया में रायप्पा का एक खबरी होता है, जो अल्ताफ की सारी बातें रायप्पा को फोन करके बता देता है। ये पता चलते ही रायप्पा कुछ ही मिनट्स में अपनी गैंग के साथ अल्ताफ के प्लेस पर आ जाता है, जहाँ वो जबरदस्त तरीके से गोलियों की बारिश करने लगता है। ये देखकर अल्ताफ धीरे धीरे भागने लगता है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। पर अल्ताफ की हालत को देखकर विनय समझ जाता है कि इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अल्ताफ को बहुत ही अच्छे से भला बुरा बोलकर वहाँ से चला जाता है कि पहले तुम खुद की जान बचा लो, बाद में मेरी जान बचाने के लिए आना। इस तरह अब उसके दोस्त भी हार मान जाते हैं और खुद विनय भी समझ जाता है कि उसके दोस्त भी अब उसे नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद विनय इसी जख्मी हालत में अपनी माँ के पास आता है, जहाँ इसकी माँ इसको इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है कि विनय तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, किसने मारा है तुमको। अब विनय रोते हुए कहता है कि माँ अब मैं बस कुछ ही दिन जिंदा रहूंगा, और इस तरह से वो अपनी माँ को सब सच सच बता देता है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद विनय की माँ कहती है कि मेरे होते हुए तुमको कोई भी नहीं मार सकता, इसलिए तुम डरो मत विनय, तुम्हारी जान बचाने के लिए भगवान खुद नीचे उतर आएगा। और इस तरह से वो अपने भगवान से प्रार्थना करने लगती है और कहती है कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे को इससे बचाओ, उसकी ये परेशानी दूर करो और उसे इससे बाहर निकालो। अब इसी बीच सीन शिफ्ट होता है, जहां हम शिवन्ना नाम के आदमी को देखते हैं। अब शिवन्ना जब अपनी कॉलोनी में बस ऐसे ही घूम रहा होता है तो उसी कॉलोनी में एक वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। वो औरत फिर शिवन्ना से अपने हस्बैंड की कंप्लेंट करने लगती है कि ये हर रोज दारू पीता है, इसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा। ये सुनकर शिवन्ना उस आदमी को अच्छे से सबक सिखाता है और उसकी कमर तोड़ देता है। इसके बाद वो उस आदमी से कहता है कि तुम दोनों की लव मैरिज हुई, अब इसीलिए ऐसे में तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस लड़की की अच्छे से केयरिंग करो, क्योंकि अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस तरह से अब इस मामले को सुलझाने के बाद शिवन्ना एक औरत के होटल के पास जाता है डिनर वगैरह करने के लिए। असल में शिवन्ना इस औरत को बहुत लाइक करता है, इसलिए वो हमेशा इसी के होटल पर आकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ करता है। अब हम देखते हैं कि आज उसी होटल के अंदर विनय भी बैठा होता है और वो भी बहुत ही गंभीर हालत में। फिर विनय अचानक अपना डिनर करते करते दोबारा अपना लैपटॉप ओपन करके उसी डॉक्यूमेंट्री को कंटिन्यू करने लगता है। अब उसमें दिखाया जाता है कि कांटों का सफर खत्म होने के बाद यमदूत उस आत्मा को खून के दरिया में फेंक देंगे, जहाँ से अगर उस आत्मा को उस समंदर से निकलना है तो उसके फैमिली वालों को नंदी की पूजा करनी होगी, क्योंकि इस पूजा के जरिए से नंदी खुद उस खून के दरिया में आकर उस आत्मा को बचा लेगा। अब तभी वो शिवन्ना भी विनय के पास आकर उसे देखने लगता है और पूछता है कि ये क्या देख रहे हो। पर तभी विनय शिवन्ना पर गुस्सा करने लगता है और इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके आखिर में विनय कहता है कि ये मेरा लैपटॉप है,
मैं जो चाहूं देखूं, तुम अपने काम से काम रखो। इसके बाद जब विनय वहां से जाने लगता है तो दोबारा उसको रायप्पा के आदमी घेर लेते हैं। फिर रायप्पा के आदमी विनय को डराने और धमकाने लगते हैं कि अब तो तुम्हारा टाइम करीब आ चुका है। लेकिन अब शिवन्ना भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, इसलिए विनय उसे देखकर उसे अपने पास बुलाने लगता है, यानी वो उससे मदद मांगने लगता है। लेकिन शिवन्ना उससे कहता है कि तुमने तो मुझे मेरे काम से काम रखने को कहा था, इसलिए मैं तो वही कर रहा हूँ। लेकिन विनय उससे वापस रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर, मैं अपनी बातें वापस लेता हूँ, प्लीज सर मेरी जान बचाइए। ये सुनकर अब शिवन्ना उन लोगों से फाइट करके सारे लोगों को वहां से भगा देता है। फिर वो विनय को अपने घर लाकर मरहम पट्टी करते हुए उससे पूछता है कि मैंने तुमको होटल में ध्यान से देखा था, तुम तब से कोई और ख्यालों में खोए हुए हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अगर हो सके तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह अब विनय उसे भी अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है। ये सुनते ही शिवन्ना विनय से कहता है कि अरे यार, अभी तुम्हारे पास इतने दिन बाकी हैं, तो एक दिन मरने के लिए ये सारे दिन बर्बाद करोगे? कम से कम इन दिनों को एंजॉय करो यार, और जब मरने का दिन आएगा तब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी जितने भी दिन जिंदगी गुजारो, छोटी मोटी खुशियां हासिल करते रहो, यही तो जिंदगी है। क्या मौत के डर से रोज रोज मरना, और वैसे भी एक ना एक दिन तो सभी को मरना है ही। अब ये सुनकर विनय समझ जाता है कि ये शिवन्ना के बस की बात नहीं है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद विनय दोबारा उसी अल्ताफ भाई के पास जाता है। असल में बात यह है कि रायप्पा ने इस अल्ताफ भाई को भी 45 दिन का टाइम दिया होता है, और अब ये अल्ताफ भाई विनय को यहाँ पर इसलिए बुलाता है ताकि ये लोग अच्छे से प्लानिंग करके उस रायप्पा को मार सकें, क्योंकि अब रायप्पा इन दोनों का दुश्मन है। अल्ताफ कहता है कि पहले तो उस रायप्पा ने सडनली हमला कर दिया था, इसलिए अब हमें तैयार रहना होगा। इसके लिए पहले हमें उसको फॉलो करना होगा कि वो किस टाइम पर कहां पर होता है और क्या क्या करता है। अब इसी डिस्कशन के दौरान अचानक वहां शिवन्ना भी आ जाता है, जो अब तक विनय को फॉलो कर रहा था। फिर अल्ताफ उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शिवन्ना कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग उसको कैसे मारोगे। अब इसी बीच अचानक वहाँ रायप्पा अपने आदमियों के साथ आ जाता है, और शिवन्ना और अल्ताफ को डराने के लिए वो फौरन एक आदमी का गला काटकर उसे मार देता है, क्योंकि उसके भी 45 दिन खत्म हो चुके थे। अब रायप्पा विनय से कहता है कि तुम चाहे कितनी भी गैंग ढूंढ लो, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब रायप्पा का ऐसा रूप देखकर अल्ताफ और उसकी गैंग वहां से भाग निकलते हैं, पर तभी अचानक शिवन्ना खुद रायप्पा के सामने आ जाता है। फिर रायप्पा उसको देखकर शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि रायप्पा, विनय हमारा ही आदमी है, इसको छोड़ दो। लेकिन रायप्पा उससे कहता है कि नहीं शिवन्ना, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसने क्या किया है पता है तुमको? पहले तो उसने मेरी रोजी को मार डाला, और फिर उसके बाद पीछे पलटकर एक बार नहीं देखा। इसके बाद वो गुस्से में विनय से कहता है कि अब तुम्हारे पास 45 दिन का टाइम नहीं है, याद रखना मैं कभी भी तुमको मार दूंगा। साथ ही वो शिवन्ना को भी चैलेंज करने लगता है, जिसके बाद शिवन्ना कहता है कि देखता हूँ मेरे होते हुए तुम विनय को कैसे मारोगे। अब इन दोनों को देखकर लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। शायद कोई बहुत ही बड़ी वजह थी जिस वजह से रायप्पा वहां से चुपचाप चला जाता है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद विनय की गर्लफ्रेंड मेघना विनय को रोते हुए फोन करके एक जगह पर बुलाने लगती है। इसके बाद जब विनय मेघना के घर के पास जाता है तो इसको ये पता चलता है कि मेघना के घर वालों ने उसकी एंगेजमेंट करवा दी है। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, क्योंकि घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए वो जल्दी से मुझे विदा करना चाहते हैं। ये देखकर विनय उससे कहता है कि मेघना, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, इसलिए तुम इस अंगूठी को निकाल दो और चलो मेरे साथ। लेकिन मेघना विनय के साथ जाने से साफ मना करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती विनय। और तभी वहां पर फिर से रायप्पा के आदमी आ जाते हैं, जो मेघना को देखकर उससे छेड़खानी करने लगते हैं। जिसके बाद इनकी हरकतें देखकर विनय गुस्से में आकर सारे लोगों को जबरदस्त तरीके से मारने लगता है। और फिर फाइनली विनय दुखी होकर मेघना को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर वहां से चला जाता है। वो कहकर जाता है कि मेरी जिंदगी का अब क्या भरोसा है मेघना, कल या परसों तो मैं चला ही जाऊंगा, इसलिए तुम खुश रहो। फिर कुछ दिनों के बाद रायप्पा विनय को मारने का प्लान बनाने लगता है अपनी उसी राइफल से, लेकिन फिलहाल इसको विनय कहीं नजर ही नहीं आता, क्योंकि हम देखते हैं कि शिवन्ना विनय को इसके ऑफिस के पास आकर पिक करने लगता है। अब ये देखकर रायप्पा भी एक बड़ी सी लॉरी लेकर उन दोनों को फॉलो करने लगता है। इसी बीच रास्ते में जो भी गाड़ी या बंदा आता है, रायप्पा उन सारे लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन शिवन्ना भी कुछ कम नहीं होता, वो विनय को स्कूटी पर बैठाकर जबरदस्त तरीके से ड्राइविंग करते रहता है, और इस तरह से जैसे तैसे वो विनय को रायप्पा से दूर ले जाकर बचा ही लेता है।
इसके बाद शिवन्ना विनय को लेकर फौरन मेघना के रिसेप्शन पर जाता है। अब विनय ने उस डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि वो आत्मा किसी ऐसे प्लेस पर जाती है जहां कभी ठंडी हवाएं होती हैं तो कभी बहुत सारी गर्मी, और अचानक कभी कभी तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। तो ठीक वैसा ही कुछ उसके साथ भी यहाँ पर होने लगता है। कभी उसे ठंड लगती है तो कभी उसे गर्मी लगने लगती है। पर शिवन्ना उससे कहता है कि जब हम एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। इस तरह से वो विनय को संभालते हुए कहता है कि विनय, जिस तरह से मरने के बाद हमारे साथ कोई भी नहीं आता, ठीक उसी तरह से हमारी जिंदगी में कुछ लोग हमारा साथ नहीं दे पाते। इसलिए तुम अब मेघना को अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, उसने भी नई जिंदगी शुरू कर दी है। इस तरह से अब शिवन्ना विनय को उसके घर के पास ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। लेकिन जब विनय अपने घर के अंदर आता है तो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। अब वो फौरन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर विनय को बुलाकर कहती है कि आपकी माँ को नोसोफोबिया हुआ है, यानी वो किसी बात को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, शायद किसी बीमारी को लेकर। अब ये जानने के बाद विनय अपनी माँ के पास जाकर बहुत रोने लगता है कि माँ, अब तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं क्या करूँ माँ, किससे मदद मांगू। फिर थोड़ी देर बाद शिवन्ना भी उसी हॉस्पिटल में आता है जिसे विनय के पड़ोसी ने विनय की माँ के बारे में बताया था। अब विनय रोते हुए शिवन्ना से कहता है कि एक छोटे से डॉग को मारने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने अपनी जॉब खो दी, फ्रेंड्स खो दिए, अपने प्यार को खो दिया, और अब मेरी माँ भी बेबस और लाचार है। साथ ही मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं मैं अपनी माँ को भी ना खो दूं। ये सुनकर शिवन्ना पूछता है, क्या तुम अभी भी उस गरुड़ पुराण की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? वो कहता है कि शायद तुमने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा। उसमें एक बहुत ही जरूरी चीज लिखी है, और वो ये कि इंसान के अंदर 5 चीजों को लेकर डर होता है, वो भी हमेशा। पहला डर कि पैसा और उसका नाम कहीं बर्बाद ना हो जाए। दूसरा, कहीं वो इंसान अपने चाहते लोगों से दूर ना हो जाए। तीसरा, वो इंसान अपने प्यार को खो ना दे। चौथा, कहीं वो अपनी फैमिली को खो ना दे। और पांचवा और आखिरी डर होता है मौत का डर। इसलिए विनय, तुमने इन 5 चीजों में से 4 चीजों को जीत लिया है। मतलब तुमने सारी चीजें देख ली हैं। यानी तुमने अपने पैसे और सम्मान को खोया जब तुम्हारी बाइक जली, फिर चाहते लोगों को खोया जब दोस्त तुमसे दूर हुए, इसके बाद अपने प्यार को खोया जब मेघना दूर गई, और अब माँ भी लगभग तुमसे दूर हो चुकी है। अब आखिरी डर है तुम्हारी मौत, जो कि तुम्हारे सामने खड़ी है उस रायप्पा के रूप में। इसलिए डरो मत विनय, तुम भी उस मौत के सामने जाओ, उसका सामना करो, यही प्रकृति का नियम है। इस तरह अब विनय शिवन्ना की बातें सुनकर रायप्पा के पास जाता है। अब वो रायप्पा को अच्छी बातें बताकर उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन रायप्पा विनय की बातों में नहीं आता और उससे कहता है कि बेटा, मेरे पास सेंटीमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। पर तभी फिर से शिवन्ना बीच में आ जाता है, जिसके बाद रायप्पा उसे भी मारने के लिए एक अजीब सा वेपन लेकर आता है, जिसे देखकर विनय भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ये सब आज तक देखा नहीं था। साथ ही देखते अब आसपास का माहौल भी चेंज होने लगता है, जिसके बाद विनय और घबराने लगता है। लेकिन तभी विनय शिवन्ना से कहता है कि देखो शिवन्ना, हम दोनों को मारने के लिए वो कितनी बड़ी फौज लेकर आया है। पर शिवन्ना उससे कहता है कि डरो मत, मेरे पास भी बहुत बड़ी आर्मी और वेपन्स हैं। फिर जैसे ही शिवन्ना अपने लोगों को आने के लिए कहता है, तो यहीं आता है एक ऐसा सीन जो शरीर में गूज़बम्स ले आता है। हम देखते हैं कि भगवान शिव के सभी अवतार देखते ही देखते वहां इकट्ठा होने लगते हैं, और फिर आखिर में आर्मी बनकर रायप्पा और उसके आदमियों से फाइट करने लगते हैं। यहाँ शिवन्ना फाइनली रायप्पा के सारे लोगों को मार देता है, जिसके बाद सिर्फ रायप्पा ही अकेला बचता है। फिर रायप्पा उससे कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता था कि अगर तुम इस सब में इन्वॉल्व होगे तो विनय को मैं मार नहीं सकता, और मैं ये सोचकर सही साबित हो गया। ये देखकर अब विनय का मौत का डर भी निकल जाता है, जिसके बाद बातों ही बातों में रायप्पा धोखे से विनय के सर पर वार कर देता है। पर इस बार विनय अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए खड़ा था, वो डर नहीं रहा था, और इससे होता यह है कि उस हमले से उसे कोई चोट नहीं लगती। जिसके बाद वो एकदम से शिवन्ना से कहता है कि देखो शिवन्ना, उसने मुझे मारा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुमने सही कहा था कि मैंने मौत को जीत लिया है। इसके बाद शिवन्ना एकदम से कहता है कि आखिर तुम्हें एहसास हो ही गया होगा, इसलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। और दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का प्राइम क्लाइमेक्स। शिवन्ना उससे कहता है कि विनय, जब तुमने पहली बार ख्वाब देखा था जिसमें तुमने एक डॉग को मार दिया था और उसके बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तो एक्चुअली वो तुम्हारा कोई सपना नहीं था, बल्कि वो हकीकत थी। उसी टाइम पर तुम्हारी मौत हो गई थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा उस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा मोह तुम्हें बांधे हुए था।
और ऐसा अक्सर कई लोगों के साथ होता है। इसलिए उस वक्त के बाद से जो भी कुछ तुमने देखा वो सब महज मेरी लीला थी। और जो विजन्स तुम्हें बार बार आ रहे थे, घर में अपनी लाश को देखना, अपनी माँ को रोते हुए देखना और पुलिस को ले जाकर उस जगह पर कुछ ना दिखना, मुझे लगा इन चीजों से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम मर चुके हो। लेकिन तुम्हारा मोह फिर भी नहीं छूटा। इसलिए मुझे तुम्हारी जिंदगी को उसी तरह से आगे बढ़ाना पड़ा और सबका मोह खत्म करना पड़ा जो एक आत्मा के लिए जरूरी है। यही सृष्टि का नियम है विनय। विनय, बात यह है कि तुमने जिस डॉग को मारा वो कोई डॉग नहीं था, वो यम धर्मराज की भैंस थी जो रायप्पा है। वो खुद यम धर्मराज हैं। रायप्पा तुमको ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इसलिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी मुक्ति का रास्ता क्लियर कर रहा था। इसलिए ये समझो कि मैं और रायप्पा तुम्हारे पाप और पुण्य हैं। अगर तुम्हारे पुण्य ज्यादा होंगे तो वही पुण्य तुमको नरक लोक से बचा लेंगे, जो आज तुम्हारे साथ हुआ। अब आखिर में विनय को आत्मबोध हो जाता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन तभी वो पूछता है कि फिर ये 45 दिन क्या था। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि विनय की माँ विनय का पिंडदान कर रही होती हैं। वहीं लोगों के मरने के बाद जो 45 दिन के बाद किया जाता है, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से 45 दिन पूरे हो चुके थे और विनय को मुक्ति मिल चुकी थी, जिसके बाद ये शानदार मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई और डिटेल इसमें मिलती है या किसी पर्टिकुलर सीन के बारे में बात करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में लिख देना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।